नमस्कार, बहुत स्वागत है आप तमाम दर्शकों का। आपके साथ मैं हूं ललिता सिंह। हेलो डॉक्टर के आज के इस अंक में आपका स्वागत करती हूं और साथ ही मैं आपको बताऊं कि आज का ये जो अंक है उसमें हम चर्चा करने वाले हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। जानेंगे कि कारण क्या होते हैं और निवारण क्या कुछ हो सकता है। जी, हम सभी जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर किस तरह की परिवर्तनशील बीमारी हो सकती है, क्योंकि ये कभी भी फ्लक्चुएट करता है। आप कह सकते हैं कि दिन भर में ब्लड प्रेशर जो है वो कभी भी बढ़ सकता है और कभी भी घट सकता है, लेकिन हम और आप इस बारे में जानते नहीं हैं कि कब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और अचानक से कब हमारा ब्लड प्रेशर घट जाता है। इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे और जैसा कि यह कार्यक्रम फोन इन लाइव है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1800-3456171 हमारा टोल फ्री नंबर है, जिस पर आप लगातार संपर्क कर सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि हमारे साथ हर बार कोई ना कोई विशेषज्ञ मौजूद होते हैं, तो आज फिर हमारे साथ खास विशेषज्ञ मौजूद हैं। आप हैं वरिष्ठ फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रंजन कुमार। बहुत स्वागत करेंगे आपका। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सभी दर्शकों को, और सभी दर्शकों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लड प्रेशर आखिर होता क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। ब्लड प्रेशर बढ़ता कैसे है, उसे नापते कैसे हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है किस तरह की परेशानियां हो सकती है, बीमारियां हो सकती है और उपाय आप क्या कुछ कर सकते हैं। इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करूँ उससे पहले एक बार फिर मैं आपको बता दूँ कि 1800-3456171 हमारा टोल फ्री नंबर है, जिस पर आप लगातार डॉक्टर साहब से सीधे संपर्क कर सकते हैं और सीधे सवाल पूछ सकते हैं और तुरंत ही जवाब भी प्राप्त कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, शुरुआत करते हैं हम कार्यक्रम की, और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हाई ब्लड प्रेशर बोलते किसे हैं, इसका मतलब क्या होता है, जरा सरल भाषा में हमें समझाएं। सामान्य भाषा में इसे मैं ये कह सकता हूँ कि जो ब्लड जो धमनियों में बहती है, जिसे ब्लड वेसल्स बोलते हैं, तो बहने के क्रम में वो धमनी के दीवारों पर वो एक प्रेशर एग्जर्ट करती है, और वो प्रेशर अगर सामान्य से ज़्यादा हो तो उसको हम लोग हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मली हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है 120-80 उसके नीचे होता है, उसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इससे ज़्यादा ऊंचा चला जाता है अगर प्रेशर, तो उसको हम लोग उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि लोग कहते हैं कि ब्लड प्रेशर हमें चेक करवाना है, कई बार हम ये देखते हैं कि वो जाते हैं ब्लड प्रेशर महीने 2 महीने में चेक करवाने के लिए, या कभी कभी कोई 15 दिन में भी जाते हैं। कई बार ये भी देखते हैं कि लोग घरों में भी ब्लड प्रेशर नापने के यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ब्लड प्रेशर को नापने का सही तरीका क्या है। क्या हम बैठ कर ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं, लेट कर ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं, कैसे करते हैं ब्लड प्रेशर चेक? जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्लड प्रेशर काफ़ी वैरी करता है आपके बॉडी के पोजीशन पर भी। नॉर्मली जो हम लोगों का ये मतलब गाइडलाइन है, उसके हिसाब से मरीज़ को बैठे हुए में नापवाना चाहिए। बैठे हुए में रिलैक्स वे में नापवाना है। शरीर एकदम विश्राम की स्थिति में रहनी चाहिए, और पैर दोनों जो है एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना चाहिए। पैर के तलवे दोनों सटे रहने चाहिए, और कम से कम 5 से 10 मिनट उस पोजीशन में बैठे रहें। उसके बाद हाथ जो होता है वो भी कड़ा नहीं होना रहना चाहिए, और जिस समय ब्लड प्रेशर आप नपवाते हैं उस समय कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। और कम से कम आधा घंटा और 1 घंटा पहले कोई चाय, कॉफ़ीन ये सब भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस पोजीशन में जो ब्लड प्रेशर नापा जाता है वो करीब नॉर्मल की तरह रहता है। लेकिन फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप उसको 3 बार नापिए 2-2 मिनट के अंतराल पे, और फिर उन तीनों का एवरेज लीजिए। वो एवरेज जो है वो आपका एक्चुअल ब्लड प्रेशर रहेगा। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, एक और मेरा प्रश्न आपसे ये है कि हम ये जानते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। अमूमन लोग ये जानते हैं आजकल कि ब्लड प्रेशर की मात्रा कितनी होनी चाहिए, लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ज़रा हमें ये बताएं कि ब्लड प्रेशर का रेशियो क्या होना चाहिए, और क्या एज की भी कई लोगों के बीच में भ्रांतियां होती है, इसके बारे में भी जिक्र करेंगे, पूछेंगे, आपसे सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए, पहले उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो मैम। हाँ जी, नमस्कार सर। जी, होली की शुभकामनाएं आप लोगों को। ये मेरा प्रश्न ये था मैम कि ये मेरी एक बड़ी बहन है, 60 प्लस उनकी उम्र है। उनकी बीपी बहुत फ्लक्चुएट करता है लगभग 1 साल से। उससे पहले वो नॉर्मली थी, लेकिन अभी 1 साल से बीपी बहुत हाई रहता है, फ्लक्चुएट करता है, और फिर अचानक शरीर में कंपन का दौरा पड़ता है कभी कभार। तो बहुत
घबराहट जैसा उनको महसूस होता है। वही पूछना था, ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप इनके प्रश्न को समझ रहे हैं? नहीं, शुरू में मैं सुन नहीं पाया, क्या बोल रहा था? बीपी इनका फ्लक्चुएट ज़्यादा करता है। हाँ हाँ, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये बीपी की दवा ले रहे हैं बराबर, या बीच बीच में दवा छोड़ देते हैं, इस तरह का भी होता है? बिल्कुल, उनका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया है। और मैं इसमें बाद में आऊँगा बीपी फ्लक्चुएशन का, पहले आपका जवाब मैं दे दूँ। हाँ बताइए। ये बीपी जो हम लोग नापते हैं, तो आप अक्सर देखते होंगे कि उनका रेशियो रहता है 120/80, 140/90। तो ये दो तरह का बीपी हम लोग नापते हैं। एक सिस्टोलिक होता है जिसको कि उच्च मान बोलते हैं, और एक डायस्टोलिक जिसको कि लोअर मान बोलते हैं जी। तो उच्च मान का मतलब जिस समय हार्ट पंप करता है और ब्लड को फ्लो के लिए पंप करता है, उस समय का वो बीपी सिस्टोलिक, दैट इज़ हाई। और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो उस समय का बीपी उसको डायस्टोलिक बोलते हैं। तो ये हम लोग ये सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक जो हम लोग रेशियो लेते हैं, ये होता है 120/80 का मतलब है कि सिस्टोलिक जो 120 था वो ड्यूरिंग हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के समय वो बीपी है, और नीचे वाला जो डायस्टोलिक होता है जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है उस समय का बीपी है। तो ये रेशियो हम लोग लेते हैं। यानी कि डॉक्टर साहब कहना ये चाह रहे हैं कि जब रिलैक्स मोड में आदमी रहे उस वक्त उसे ब्लड प्रेशर चेक करवाने की जरूरत है। नहीं, मैंने आपको ये बताया कि जो रेशियो है दैट इज व्हाई इट इज टेकन, मतलब कि क्यों लिया जाता है 120/80। अच्छा। तो दो तरह के, एक समय हुआ जब हार्ट पंप कर रहा है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन में है और ब्लड को फ्लो कर रहा है, तो उस समय का प्रेशर, और एक हार्ट जब रिलैक्स कर रहा है उस समय का प्रेशर, इन दोनों का रेशियो के हिसाब से फिर हम लोग ब्लड प्रेशर का क्लासिफिकेशन करते हैं कि ब्लड प्रेशर कैसा रहेगा। यानी कि सामान्यतः अगर मैं पूछूं तो कितना रहना चाहिए ब्लड प्रेशर? नॉर्मली ब्लड प्रेशर जो होता है, विश्व की डिफरेंट स्वास्थ्य संस्थाएं वो अलग अलग कट ऑफ देती हैं, लेकिन WHO का जो कट ऑफ है उसके हिसाब से नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम लोग 120/80 के नीचे को बोलते हैं। अगर 120 से और 130 के बीच में आपका सिस्टोलिक बीपी है और अभी भी डायस्टोलिक बीपी 80 के नीचे है, तो उसको हम लोग हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये एक तरह से प्री हाइपरटेंशन का स्टेज है, यानी आपको हाइपरटेंशन होने वाला है। ठीक है। उसके बाद अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से लेकर 139 के बीच में है और डायस्टोलिक प्रेशर अभी भी 80 और 90 के बीच, तो हाइपरटेंशन स्टेज 1 बोलते हैं। इस स्थिति में मरीज को जीवन शैली में परिवर्तन करके, और अगर उनको लक्षण दिख रहे हैं तो कुछ समय के लिए दवा लिया जाता है। बिल्कुल। और नहीं, इसमें और आगे है। हाँ। और अगर 140 और 90 के ऊपर में है तो देन इट इज हाइपरटेंशन स्टेज 2। और अगर 180 और 120 के ऊपर में है तो ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलते हैं। ये WHO क्लासिफिकेशन है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, एज की जो लोगों की भ्रांतियां हैं उस पर भी मैं चर्चा करूंगी। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए, माफ कीजिएगा रोक रही हूँ आपको। एक कॉलर है, उनका प्रश्न पहले लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए, अपना नाम बताइए और प्रश्न पूछिए डॉक्टर साहब से। हमारा नाम श्री प्रसाद यादव, हम इटवा मधेपुरा से बोल रहे हैं। हाँ, मधेपुरा से बात करें। बताइए सर, प्रश्न बताइए, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। जी, हमको बीपी बराबर हाई रहता है, 130-40 से कम नहीं होता कभी। नहीं, तो आपको बीपी जो दवा लेते हैं उसके बावजूद नहीं कम हो रहा है, या ऐसे ही दवा नहीं लिए हैं उसके बावजूद बीपी 130-40 रहता है? आपको बीपी जो दवा लेते हैं उसके बावजूद नहीं कम हो रहा है, या ऐसे ही दवा नहीं लिए हैं बावजूद बीपी 130-40 रहता है? जी, दवा हम एक एमलोज 25 खाते थे पहले। नहीं, तो आपको जो है एमलोज 2.5 तो काफ़ी कम मात्रा की दवा है, आपको दवा थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। आप जिस डॉक्टर साहब के संपर्क में हैं उनको आप बताएंगे, और दवा तब तक बढ़ाया जाता है या टाइट्रेट किया जाता है जब तक कि आपका ब्लड शुगर जो है आप सामान्य स्थिति में 130/80 या 120/80 के नीचे नहीं आए। ऐसा नहीं है कि आप एक दवा ले रहे हैं उसी दवा से कंट्रोल होगा। हो सकता है कि आपके लिए दूसरी दवा की ज़रूरत पड़े, एक दवा नहीं 2 दवा की ज़रूरत पड़े, लेकिन आपको दवा लेते रहना पड़ेगा और आपको डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा कि हमारा जब तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता तब तक दवा का मात्रा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आजकल आयुर्वेदिक दवा हम खा रहे हैं पतंजलि का। देखिए, सॉरी हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हम एलोपैथी के डॉक्टर हैं, तो
तो हम एलोपैथी के बारे में बताएंगे। तो आपको अगर बीपी बराबर बढ़ा हुआ है तो आपको दवा लेनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारे साथ लगातार कॉलर्स जुड़ भी रहे हैं और उनके प्रश्न भी वो साझा कर रहे हैं, तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि 1800-3456-171 हमारा टोल फ्री नंबर है। डॉक्टर रंजन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ फिजिशियन भी हैं और कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं। आप सीधे संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर साहब से, सवाल साझा कर सकते हैं। अगर हाई ब्लड प्रेशर को लेकर के या ब्लड प्रेशर से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी हो रही है तो आप डॉक्टर साहब से प्रश्न साझा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एज की भ्रांतियों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पहले के लोग जो है एज को लेकर बहुत भ्रांतियों में रहते थे कि अगर 40 एज है तो इतना होना चाहिए, 50 एज है तो इतना होना चाहिए। क्या ये सही है? नहीं, ये कंसेप्ट आजकल मान्य नहीं है जी। बच्चों का अलग होता है, लेकिन एडल्ट एक बार जो है एडल्ट हो जाते हैं तो वो जो मैंने अभी आपको गाइडलाइन बताया, जो आपने क्लासिफिकेशन बताया, वो समय समय पर कुछ कुछ चेंज ऊपर नीचे होते रहते हैं 10-20, लेकिन एज का बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है। हाँ, कंट्रोल करने की स्थिति में जो एज 80+ होते हैं तो उन लोगों का हम लोग ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम नहीं करके रखते हैं, उनका थोड़ा सा अपर रेंज में हम लोग रखते हैं। अदरवाइज ये एज वाला जो एक कॉन्सेप्ट है वो अभी मान्य नहीं है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए, उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार मैडम। हाँ जी नमस्कार सर, अपना नाम बताइए और प्रश्न साझा कीजिए। छपरा से आप जुड़े हुए हैं, नाम बताइए और सर से प्रश्न साझा कीजिए। मैं छपरा सोनपुर से बोल रहा हूँ मैडम। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बीपी का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन का। हेलो मैम। हाँ, बात कीजिए, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, बात कीजिए। हाँ यस मैम, जैसे मैं छपरा से बोल रहा हूँ, सोनपुर से। मैं मोहन प्रसाद राय हूँ और मेरा बीपी हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है। मैं टेलमिसार्टन 40 mg मेडिसिन ले रहा हूँ। तो क्या ये मेडिसिन परमानेंट लाइफ टाइम लेना है या बीच में बंद भी हो सकता है? नहीं, आप ये दवा बंद करने का निर्णय जो है ना वो डॉक्टर ही लेंगे कि कब आपको दवा बंद करनी है। लेकिन सामान्यतः ब्लड प्रेशर वाले मरीज को मेडिसिन कुछ हमेशा लेते रहना पड़ता है ना। आगे अब अगर आप कुछ दिन के लिए भी बंद करेंगे तो कुछ समय तक के लिए तो आपका बीपी नॉर्मल रहेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, क्योंकि ये सब बीमारी जो होती है ना, साइड इफेक्ट भी होता है क्या? लाइफ टाइम, लॉन्ग टाइम, 5-10 ईयर? नहीं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन तो पहला नंबर पे है, वो चीज़ है ही। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर आपको दवा लेने की जरूरत पड़ रही है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से ये हो सकता है कि शुरुआती स्टेज में आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप काफ़ी लंबे समय तक अगर आपको ब्लड प्रेशर रह गया है तो आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ ब्लड प्रेशर की मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी। हाँ, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से ये होगा कि आपका ब्लड प्रेशर का मात्रा, दवा लेने की संख्या या मात्रा वो बराबर एक जगह पर बना रहेगा, लेकिन आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी और बंद करने का निर्णय आप खुद नहीं लें, डॉक्टर के द्वारा ही लेने दें। बिल्कुल। सर, इसका साइड इफेक्ट भी क्या लाइफ टाइम ले? दवा का कि ब्लड प्रेशर का? नहीं, ब्लड प्रेशर का मेडिसिन जो लेते हैं तो उससे साइड इफेक्ट नहीं, कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। हर मेडिसिन कोई भी बिना साइड इफेक्ट का नहीं होता है, लेकिन ये सारी दवाई लाइफ लॉन्ग चलती है तो इसमें साइड इफेक्ट होता है। वो अगर आप टेलिस्टा सिटी ले रहे हैं, बोल रहे हैं ना, कौन सा बोल रहे थे? टेलमिसार्टन 40 mg। टेलमिसार्टन 40 mg, इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है। कभी कभी पोटासियम हाई हो जाता है, अदरवाइज और कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है इसका। और एमिनो 5 mg ले रहे हैं सर? हाँ ठीक है, उससे पैर का सूजन हो सकता है, एंकल में सूजन आ सकता है एम्लोडिपिन के कारण। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो छपरा से हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे कॉलर, और इसके पहले मधेपुरा से जुड़े हुए थे। तो लगातार आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तमाम सवाल भी आपके ले रहे हैं और लेंगे आगे भी। 1800-3456-171 हमारा टोल फ्री नंबर है, जिस पर आप सीधे संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से सवाल साझा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब समय यह है कि मैं कारण जानूं, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है या घट जाता है, इसके कारण क्या होते हैं? देखिए, नॉर्मली ब्रॉड में बोले तो दो तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं। एक प्राथमिक यानी प्राइमरी जी, जो कि नॉर्मली 90-95% केस में लोगों को होता है। इसमें कारण, एग्जैक्ट कारण नहीं पता चलता है, लेकिन इसके कुछ कारक होते हैं, जैसे अनुवांशिक, हेरिडेटरी। अगर आपके परिवार में आपके मदर, फादर, भाई बहन किसी को ब्लड प्रेशर है तो आपको होने की संभावना है। अगर आपका वजन ज़्यादा है, मोटापा है, अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, नमक ज़्यादा खाते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, आपका सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, तो ये सब कारक जो है ये आपको ब्लड प्रेशर बढ़ाने में आता है। दूसरा कारण होता है सेकेंडरी यानी द्वितीयक।
यानी इसमें कुछ कारण, बॉडी में कुछ कारण होते हैं, जैसे किसी को किडनी की बीमारी है, किसी को थायराइड की बीमारी है ना, किसी कोई दवा ले रहा है जैसे ओरल कंट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक दवाई हैं, हाँ, किसी को आपको स्लीप एपनिया है, खराटे की बीमारी है, तो ये सब बीमारी जो होती है आपको, या हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, तो ये इसमें कोई कारण है, तो ये कारण के कारण ब्लड प्रेशर है, तो उस कारण को अगर हम ठीक करेंगे तो ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार धर्मेंद्र जी, मुजफ्फरपुर से आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब से प्रश्न साझा कीजिए, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। हाँ नमस्कार, नरेंद्र, जयपुर राजस्थान, जयपुर से बोल रहा हूँ मैं। प्रश्न पूछिए, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। हाँ, मैं 15 साल से हाइपरटेंशन का पेशेंट हूँ, और मेरी ये है कि जैसे मेरी दवाई डॉक्टर साहब कभी चेंज करते, कभी टेलमा 20 mg देते हैं, कभी 5 mg के देते हैं। जब जांच होती है तो मेरा बीपी 140 के आसपास रहता है, जब चेक कराने जाता हूँ हॉस्पिटल में। तो मेरा ये है कि यानी इससे मोटापा बढ़ता है क्या बीपी की टेबलेट से, या लीवर भी डैमेज होता है? क्या बोले, टेलमा कितना लेते हैं? टेलमा कितना ले रहे हैं? 20? डॉक्टर साहब जब चेकअप साल में 2 बार चेक कराता हूँ मैं, तो टेलमा 20 भी लिखते हैं, कई बार टेलमा 40 भी लिखते हैं वो। तो इससे मोटापा बढ़ता है या लीवर भी डैमेज हो सकता है लॉन्ग टाइम ले तो? क्या पूछे? ये कुछ दवाई के बारे, दवा के बारे में ये पूछ रहे हैं कि दवा खाने से क्या मोटापा बढ़ जाता है, ऐसा पूछ रहे हैं। दवा खाने से मोटापा? हाँ, ये जो दवाई ब्लड प्रेशर के ले रहे हैं, जिसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, टेलमा का तो साइड इफेक्ट ये पूछ रहे हैं कि क्या उससे मोटापा बढ़ जाता है क्या? नहीं, टेलमा खाने से मोटापा नहीं बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगातार आप हमसे जुड़ते रहें, और देखिए डॉक्टर साहब ने आपके प्रश्न जो है उसका उत्तर भी दिया है, और लगातार कोशिश ये करें कि जब डॉक्टर साहब से संपर्क करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें, जिससे आपको सुविधा होगी और यहाँ पर स्टूडियो में डॉक्टर साहब को भी सुविधा होगी, हमें भी सुविधा होगी। 1800-3456-171 हमारा टोल फ्री नंबर है, जिस पर आप लगातार संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, हमारा ब्लड प्रेशर घट गया है, ये हमें कैसे पता चलेगा, और लक्षण क्या दिखते हैं? इसमें तो लक्षण ये दिखते हैं, नॉर्मली इसको हम लोग साइलेंट किलर के रूप में बोलते हैं, क्योंकि शुरुआती स्टेज में कभी कभी ये कोई लक्षण नहीं देता है, और ब्लड शुगर बीपी जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और बॉडी उसको एडजस्ट करते जाता है, और धीरे धीरे ये ऑर्गन को डैमेज करते जाता है। लेकिन कभी कभी आपको लक्षण मिलते हैं जो सामान्यतः मिलते हैं कि सुबह उठने के बाद आपको शरीर के पिछले हिस्से में दर्द होना, कभी कभी धड़कन होना, चलने फिरने पर सांस फूलना और थकान महसूस होना, ये सब जो है शुरुआती लक्षण होते हैं। लेकिन एक बार अगर ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो फिर कुछ और तरह के लक्षण होते हैं, जैसे डबल विजन हो जाना, सर में बहुत तेज़ दर्द होना, उल्टी होना, चक्कर आना, तो ये सब इंडिकेट करता है कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने लक्षण के बारे में हमें बताया है, सिर दर्द बताया, और भी कई तरह के लक्षण बताए हैं, अगर इस पर गौर किया जाए तो हमें ये समझ में आ सकता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या घट तो रहा है। उनको बीपी न पाना चाहिए। बिल्कुल। मेरा प्रश्न ये है कि हमें ब्लड प्रेशर है या नहीं है, या अगर है तो कितना है, इसके लिए क्या विभिन्न तरह के जांच होते हैं, किस तरह के जांच आप लोग करवाते हैं, ये जरा हमें बताएं। सबसे पहला चीज़ है कि एक रीडिंग में हम लोग इसका डायग्नोसिस नहीं करते हैं। जी। किसी को अगर ब्लड प्रेशर बीपी बढ़ा हुआ है तो हम लोग उसको फिर पहले जीवन शैली में परिवर्तन करने के लिए या नमक कम करने के लिए बोलते हैं, फिर उसको कुछ दिनों के बाद, हफ्ते भर या 15 दिनों के बाद दोबारा रीडिंग लेते हैं। अगर 2-3 रीडिंग में लगातार बढ़ा हुआ आता है तब हम लोग इसको एक हाइपरटेंशन के लेवल करते हैं इसको, ठीक है। एक वर्ड होती है वाइट कोट हाइपरटेंशन, है ना, ये होता है कि क्लिनिक में आते ही कितने लोगों का बीपी बढ़ जाता है। बिल्कुल, ठीक है। नॉर्मली वो घर में रहते हैं तो उनको बीपी नहीं बढ़ा रहता है, लेकिन क्लिनिक में जाते हैं बहुत लोगों की घबराहट हो जाती है तो उनकी बीपी बढ़ जाती है, उसको हम लोग वाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो इसका एक तरीका होता है, हम लोग उन लोगों को घर में 24 घंटा बीपी मॉनिटरिंग करते हैं, एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग बोलते हैं उसको। अच्छा। उसका रेशियो, उसमें फिर हम लोग उसको एनालिसिस करते हैं और उसके हिसाब से फिर ये बताते हैं कि इसको ब्लड प्रेशर है या नहीं है। ठीक है, तो ये डॉक्टर साहब जितने आम तरीके से हम लोग ये समझ जाते हैं कि हमारा बीपी बढ़ गया है, हमारा बीपी घट गया है, आप अपने से लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारा बीपी बढ़ रहा है, हमारा बीपी घट रहा है, इतना आसान नहीं है। नहीं, जितना जिस तरह से आप बता रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि लोग हाई बीपी से कभी नहीं घबराते हैं, लो बीपी से बहुत घबराते हैं लोग जी। वो भी सिस्टोलिक जो होता है, डायस्टोलिक जो नीचे वाली बीपी है, वो कभी किसी कारणवश 50 चले जाए तो लोगों में पैनिक हो जाता है, ये बहुत प्रॉब्लम हो गया, लेकिन ऐसा चीज है नहीं।
डॉक्टर साहब हम आगे भी प्रश्न लेंगे, लेकिन एक बार मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 1800-3456-171 हमारा टोल फ्री नंबर है। अगर ब्लड प्रेशर से जुड़े हुए किसी भी तरह की परेशानी हो रही है या किन्हीं और को हो रही है, रक्तचाप बढ़ रहा है, घट रहा है, तो आप संबंधित डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप प्रश्न साझा कर सकते हैं। सुधी दर्शक, ये कार्यक्रम खास तौर से आपके लिए ही तैयार किया जाता है ताकि आप सीधे डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर सके। और डॉक्टर साहब आपने ये बताया कि टेस्ट, जांच के टेस्ट के बारे में टेस्ट के बारे में बताया कि किस तरह के टेस्ट करवाने चाहिए। होते हैं जैसे कि रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं, सीबीसी, ब्लड शुगर, यूरिया, क्रेटिनिन, रूटीन यूरिन। उसके अलावा आप ईसीजी कराएंगे, उसके अलावा आपको इकोकार्डियोग्राफी होता है। ये सारा शुरुआती स्टेज है। उसके हिसाब से फिर आगे जांच के हिसाब से फिर आगे का जांच निर्धारित होता है। अल्ट्रासाउंड हो गया, ये सब है रूटीन टेस्ट होते हैं जो ब्लड प्रेशर वाले मरीज को कराना चाहिए। ये एक प्रश्न हमारे कॉलर ने भी पूछा था डॉक्टर साहब, और मेरा भी प्रश्न ये है आपसे कि कई बार ऐसी चीज़ें हम देखते हैं कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें एक बार अगर दवाई शुरू कर दिया तो दवाई को रोकना नहीं चाहिए बीच में, लेकिन अमूमन ये देखने को मिलता है कि लोग जो हैं वो दवाई तो शुरू कर लेते हैं डॉक्टर के कंसल्ट में जाकर, लेकिन वो बीच में दवाई रोक देते हैं। तो क्या ब्लड प्रेशर के लिए सही चीज़ है दवाई रोकनी चाहिए? मैंने अभी पहले भी बोला आपको कि ब्लड प्रेशर की दवा रोकने का निर्णय आप खुद नहीं करें, आपका डॉक्टर जो है वो देख के करें। लेकिन ये एक बीमारी जो है ये एक लाइफ लॉन्ग बीमारी होती है, ये कभी ठीक नहीं होती है, ये ऑलवेज कंट्रोल हो सकता है। हाँ, शुरुआती स्टेज में कितनी बार जिसका हल्का फुल्का बीपी बढ़ा हुआ है वो अपने जीवन शैली में परिवर्तन कर वजन को कम करके बीपी की दवा को बंद कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। लेकिन उनके लिए भी सलाह है कि कुछ कुछ दिनों पे ब्लड प्रेशर को हमेशा नपवाते रहें, निश्चिंत नहीं हो जाए कि मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, क्योंकि ये एक प्रोसेस है जो कि एक बार बॉडी में शुरू हो जाता है तो फिर ये बार बार होने की संभावना रहती है। बिल्कुल, यानी कि सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए डॉक्टर साहब यहाँ पर जो भी बता रहे हैं, लक्षण जो बता रहे थे, सबसे जरूरी वो हो जाता है कि अगर कुछ इस तरह के सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, लक्षण आपको दिख रहे हैं, तो ये जो घंटी बज रही है उस अलार्म को आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि इससे जो है ब्लड प्रेशर शरीर में आ सकता है, यानी कि बढ़ सकता है और घट सकता है। तो जरूरी है आपको उस अलार्म को ध्यान देने की। 1800-3456-171 हमारा टोल फ्री नंबर है जिस पर आप लगातार संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से सीधे प्रश्न साझा कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को लेकर या लो ब्लड प्रेशर को लेकर के भी। डॉक्टर साहब कई बार ये देखते हैं कि कुछ बीमारियां जो है उसके कई भयानक जो है दुष्परिणाम होते हैं। अगर मैं ब्लड प्रेशर की बात करूं, हाई ब्लड प्रेशर की बात करूं, तो उसमें क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? ये मैंने आपको पहले ही बताया थी कि इट इज ए साइलेंट किलर, खामोश बीमारी है। धीरे धीरे आपको ऑर्गन को डैमेज करते रहता है। उसमें ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन डैमेज होते हैं, लेकिन मुख्यतः जो 3-4 ऑर्गन हैं, जैसे कि आपका हार्ट हो गया, किडनी हो गया, आँख हो गया, ब्रेन हो गया, इन चारों पे इसका बहुत डायरेक्ट इफेक्ट होता है। हार्ट पे असर होता है तो उसमें हार्ट फेलियर की स्थिति होती है, हार्ट अटैक होने की स्थिति होती है। डायबिटीज़ वाले मरीज के साथ ये कम्बिनेशन काफ़ी ख़तरनाक है। किसी को डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है तो वो काफ़ी ख़तरनाक कम्बिनेशन है। किडनी वाले को डॉक्टर साहब आपको माफ़ी चाहूँगी, बीच में रोक रही हूँ, एक कॉलर हमारे साथ है। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर, अपना नाम बताइए और डॉक्टर साहब से प्रश्न साझा कीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। हाँ, बहुत स्वागत है आपका। आरा से बात कर रहे हैं आप, अपना नाम बताइए और डॉक्टर साहब से प्रश्न साझा कीजिए। मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। हाँ दीपक जी, प्रश्न कीजिए। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, जिससे आपको भी सुविधा होगी, हमें भी सुविधा होगी। मैं साइड में हो गया मैम। हाँ। मेरा कहना है कि मैं पिछले 15-16 साल से मैं बीपी का दवा खा रहा हूँ, बट मेरा बीपी जो है 140/60 और जो लोअर होता है वो 100+ में वेरी करता है। क्या प्रिकॉशन होना चाहिए? नहीं, प्रिकॉशन की बात नहीं है। मैं पहले भी बताया कि आपको तब तक अपनी दवा को टाइट्रेशन यानी ऊपर नीचे कराते रहना पड़ेगा जब तक कि आपकी बीपी कंट्रोल में नहीं आ जाए। अगर एक दवा से कंट्रोल नहीं है तो दूसरी दवा ऐड करनी पड़ेगी। इस ग्रुप के दवा से कंट्रोल नहीं है तो दूसरे ग्रुप की दवा को यूज करना पड़ेगा। कभी कभी देखा गया है कि कुछ लोगों को एक रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन भी हम लोग बोलते हैं, एक टर्म है, जो कि 2-3 दवाई 4 दवाई के बावजूद भी नहीं कम होती है।
तो उस कंडीशन में हम लोगों को दवा, और बहुत सारे ग्रुप हैं, वो ग्रुप के कभी कभी हम लोगों को 5 या 6 दवा भी देने पड़ जाती है जी। तो मतलब ये है कि आपको बराबर डॉक्टर के संपर्क में रहना पड़ेगा और आपको बोलना पड़ेगा कि मेरा बीपी कंट्रोल करने के लिए दवा आप चेंज कीजिए या उसको बढ़ाएं, या साथ में फिर आपको ये देखना होगा कि आपको कोई एसोसिएटेड कंडीशन तो नहीं है, किडनी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया है, क्योंकि किडनी उडनी अगर कुछ डैमेज हो जाते हैं तो उस कंडीशन में भी बीपी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आपका वजन ज़्यादा है और अगर खर्राटे की बीमारी है तो उस केस में भी आपको जो है खर्राटा, अगर स्लीप एपनिया बोलते हैं, उस केस में भी बीपी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये थोड़ा आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना पड़ेगा सर। बिल्कुल। तो जैसा कि लगातार और खाने पीने में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको नमक मतलब बिल्कुल कम तो नहीं करना है, लेकिन आपको ऊपर से नमक नहीं लेना है, नमक कम करना है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे कॉलर हमारे साथ आरा से, और उन्होंने प्रश्न भी साझा किया, लगातार हमारे साथ कॉलर्स जुड़ रहे हैं। 1800-3456-171 हमारा टोल फ्री नंबर है जिस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमें कारण बता दिया, लक्षण भी बताए, लेकिन अब निवारण के बारे में ज़रा बताएं कि उपाय क्या कुछ कर सकते हैं, निवारण क्या हो सकता है, उपचार क्या हो सकते हैं, इस पर ज़रा बात करें। निवारण हमारा हमेशा इस तरह के लाइफस्टाइल डिजीज होती हैं, उसमें 2 तरह के होते हैं। हाँ। एक नॉन फार्माकोलॉजिकल जिसमें दवा की नहीं है, और दूसरा फार्माकोलॉजिकल। तो शुरुआती स्टेज में हम लोग हमेशा शुरुआती या किसी भी स्टेज में नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जो है, यानी जीवन शैली में परिवर्तन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोलते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका वजन थोड़ा कम करना है, नमक ऊपर से नहीं लेना है, अगर स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं तो उनको अवॉइड करना है। आपको डेली टहलने की ज़रूरत है। नॉर्मली मिनिमम जो गाइडलाइन बताता है कि सप्ताह में कम से कम 150 मिनट आपको ब्रिस्क वॉकिंग करना है फॉर गुड कंट्रोल ऑफ बीपी। और उसके अलावा आपको प्रॉपर नींद लेना है, मिनिमम 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। तो इस तरह से जीवन शैली में परिवर्तन करके आप बहुत शुरुआती स्टेज में या बाद के भी स्टेज में आप इसको हाइपरटेंशन के कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा सर्टेन मेडिकेशन होती हैं, कुछ ग्रुप्स हैं मेडिकेशन के जो कि हम लोग देते हैं, जैसे डायरेटिक्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, फिर कुछ एंजियोटेंसिन, एसी इनहिबिटर एंजियोटेंसिन है, और 4-5 ग्रुप हैं जिसको कि ब्लड प्रेशर की दवा दी जाती है। और नॉर्मली फिर डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि कौन सी ग्रुप की दवाई, हर आदमी के लिए एक समान नहीं होता है, वो हर आदमी के लिए अलग से एक, जैसे कि आप दर्जी के पास जाते हैं तो आपका अलग नाप लेता है और अलग ये कपड़ा सिलता है, तो उसी तरह डॉक्टर भी आपके पूरे प्रोफाइल को देख के आपको चूज करता है कि कौन सी दवाई आपके लिए सूटेबल है। डॉक्टर साहब, अब सर्टेन गाइडलाइन है, उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। ठीक है। अब हम खान पान के बारे में ज़रा चर्चा करना चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है या अगर घटा हुआ है तो किस तरह के भोजन का इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह के फल खाने चाहिए? नमक, नमक जो है हमें रिस्ट्रिक्ट करना होगा जी। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बिल्कुल नमक बंद कर देते हैं, तो कुछ नमक हमारे शरीर के लिए ज़रूरत है, मांसपेशियों के लिए, इसलिए नमक कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और नमक कंट्रोल करने में मेरा जो सलाह रहता है, हम लोग जो जिस इसमें है जो कि गर्मी वाले प्रदेश में जहाँ पसीना ज़्यादा आता है, तो जहाँ नमक शरीर पसीने के माध्यम से भी निकलता है, तो नमक कम करने का मतलब है कि ऊपर से नमक नहीं लेना है। अगर दाल सब्जी में आप नमक तेज़ खाते हैं तो थोड़ा कम कर दें, लेकिन बिल्कुल उसको कम करके बेस्वाद खाना नहीं करना है। बिल्कुल, यानी कि अब समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक आखिरी सवाल है, आपकी सलाह क्या रहेगी इस विषय पर? देखिए, इस बात को समझिए कि ये एक आपको लाइफ लॉन्ग बीमारी है। इसमें आपको पहले ये सोच लेना है कि हमें ज़िंदगी भर दवा खानी है। ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, बीमारी कंट्रोल हो सकती है। जितना अच्छा कंट्रोल करेंगे इसके कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे, क्योंकि एक बार कॉम्प्लिकेशन हो गया तो बहुत डिफ़िकल्ट है किसी चीज़ को ये करने के लिए। तो इम्पॉर्टेंट है, और डॉक्टर के सलाह पर ही दवा बंद कीजिए, अपने मन से नहीं बंद कीजिए। बिल्कुल, यानी कि डॉक्टर साहब ये बहुत अच्छी सलाह दे रहे हैं कि शुरू भी करें अगर दवाइयाँ तो डॉक्टर साहब की सलाह पर, और अगर दवा बंद भी करें तो डॉक्टर की सलाह पर। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी ढेर सारी जानकारियाँ दी, हमसे इतनी चर्चा की, हमारे कॉलर्स के साथ जुड़े, उनके प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल, तो देखिए, अगर आयु बढ़ानी है, जीवन सुरक्षित रखना है तो कदम भी उसी तरह से बढ़ते रहने चाहिए, यानी कि आपको वॉक करने की भी ज़रूरत है, डॉक्टर साहब ने जैसा सलाह दिया है। फिर होगी आपसे अगले अंक में मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप बने रहें बिहार दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।